हेलो दोस्तों, आपका राधे क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले बनाना कल्टीवेशन के बारे में। तो दोस्तों, हम बनाना के बॉटनिकल नेम की बात करें तो बनाना का बॉटनिकल नेम होता है म्यूसिका म्यूसा पेराडिसिका। दोस्तों, ये जो साइंटिफिक नेम या इनके बॉटनिकल नेम होते हैं, इनको हम बार बार बोलकर रिवाइज करके या इनको बार बार लिख करके याद कर सकते हैं। इसका और कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, बनाना के हम फैमिली की बात करें तो बनाना किस फैमिली का है, तो बनाना हमारी म्यूजिसी फैमिली का है। और म्यूसिया पेरिडेसी का हमारे इसका ओरिजिन स्थान कहाँ पर है, तो इसका ओरिजिन स्थान है इंडोमलाया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसमें हम क्रोमोसोम संख्या की बात करें, बनाना की हम क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो इसके क्रोमोसोम संख्या कितने होते हैं, 2n बराबर 33 होते हैं, यानी कि ट्रिप्लॉइड होते हैं। यानी कि ट्रिप्लॉइड होने के कारण यह बीज रहित होते हैं, यानी कि इनमें बीज बहुत कम बनता है या बीज रहित किस्में होती है। फ्रूट टाइप की बात करें बनाना के, तो बनाना का फ्रूट टाइप बेरिया सरस होता है। बेरिया सरस का मतलब होता है जिसमें स्वाद हो, उसमें रस भरा हो, उसको हम बेरिया सरस टाइप बोलते हैं। अगर हम इसके ईटिंग पार्ट की बात करें तो हम बनाना के कौन से भाग को खाते हैं, तो इसमें मेसोकार्प एंडोकार्प, यानी कि जिसको मध्य फल वित्ती होती है उसको हम खाते हैं, जो जिसको मेसोकार्प एंडोकार्प बोला जाता है। इसके हम इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम की बात करें तो इसका पुष्पक्रम कौन सा होता है, तो इसका पुष्पक्रम होता है स्पेडिक्स प्रकार का, इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसमें अगर हम बनाना के अन्य नामों की बात करें तो बनाना के अन्य नाम क्या क्या है, एडमस्किन, कल्पतरु, ऐतिहासिक फल, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का पेड़, इसके ये अन्य नाम है। दोस्तों, हम बनाना के एक बार इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है मूसा पेराडिसिका। इसकी फैमिली होती है म्यूजिसी। इसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। इसके हम ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन पहले से होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडोमलाया। इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 33 होते हैं। फ्रूट टाइप क्या होता है, तो इसका फ्रूट टाइप बेरिया सरस होता है। ईटिंग पार्ट क्या होता है, इसका ईटिंग पार्ट होता है मेसोकार्प एंडोकार्प। इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, स्पेडिक्स होता है। इसमें अन्य नाम की बात करें तो एडमस्किन, कल्पतरु, स्वर्ग का पेड़ तथा फ्रूट ऑफ पैराडाइज ये ऐतिहासिक फल कहा जाता है। दोस्तों, हम बनाना की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें कि बनाना में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं ये इसमें, तो हम देखते हैं कि बनाना एक बीजपत्री होता है, यानी कि बनाना के अंदर एक बीज पाया जाता है, और कभी कभी तो बनाना के अंदर बीज भी नहीं पाया जाता है क्योंकि वो सीड फ्री वेराइटीज होती है। तो दोस्तों, यह एक बीजपत्री होता है बनाना। बनाना हमारे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है क्योंकि यह सस्ता होता है और आसानी से प्राप्त होने वाला फल है। तो दोस्तों, हम इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसके अंदर 27% कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका सर्वाधिक उपभोग किया जाता है, और बनाना ही हमारे देश में सर्वाधिक इसका प्रोडक्शन होता है। यानी कि सर्वाधिक हमारे उगाया तो आम जाता है, लेकिन इसका उत्पादन होता है, हमारे बनाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बनाना बहुवर्षीय पादप होता है और ये शाखीय होता है, यानी कि एक बार लगाने के बाद बहुत लंबे समय तक यह चलता रहता है। और दोस्तों, इसमें मोनोकार्प इसका यह मोनोकार्पिक फल होता है, यानी कि हमारे बनाने के अंदर एक बार ही फलन होता है। और ये मोनोकार्पिक और दोनों से फल होते हैं तो हमारे बनाना, पपीता और पाइनएप्पल, यानी कि इनके प्लांटों में एक बार ही फलन होता है, उसके बाद ये किसी काम के नहीं होते हैं। तो बनाना भी एक बार फल देने के बाद वेस्ट हो जाता है तो इसको काटना पड़ता है, तो इसलिए ये मोनोकार्पिक फल है। इसके हम तने की बात करें किस प्रकार का तना होता है, इसमें आभासी तना होता है या सूडोस्टेम होता है। आभासी सूडोस्टेम क्या होता है, तो भूमि का ऊपर का भाग जो पत्तियों का रूपांतरण होता है उसे आभासी या सूडोस्टेम कहा जाता है। यानी कि जो पत्तियां होती है, जो उसका ऊपरी भाग होता है, तो वह पत्तियों का रूपांतरण होता है, तो उसे आभासी या सूडोस्टेम कहा जाता है। इसमें राइजोम या प्रकंद होता है, जिसके उसको हम उगाने के रूप में यूज में लेते हैं, यानी कि इसका प्रवर्धन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जो राइजोम या प्रकंद होता है भूमिगत तना होता है या वास्तविक तना होता है, जिसको हम प्रवर्धन के रूप में यूज में लेते हैं। तो दोस्तों, हम इसके क्लाइमेट के बारे में बात करें तो इसमें किस प्रकार के क्लाइमेट में इसका प्रोडक्शन होता है, तो हमारे बनाना के लिए उष्ण जलवायु बहुत ही उपयोगी होती है, यानी कि यह उष्ण जलवायु का प्लांट है। अगर ऐसे इसका उपयोग तापमान की बात करें तो इसका 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर आसानी से उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन 26.5 डिग्री पर इसका सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यानी कि इसके लिए सबसे उपयुक्त तापमान कौन सा है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त तापमान है 26.5 डिग्री।
26.5 डिग्री पर यह आसानी से अपनी वृद्धि विकास और फलन कर पाता है। इसके प्रवर्धन की बात करें तो इसमें प्रवर्धन कैसा होता है, तो इसको आप स्वार्ट सकर्स के द्वारा हम इसका प्रवर्धन करते हैं। स्वार्ट सकर्स होते हैं जो हमारे जो प्लांट होता है, पूरे प्लांट के ही सकर्स होते हैं, उसको उपयोग में लिया जाता है। उसका वजन, स्वार्ट सकर्स का वजन कितना होना चाहिए, तो स्वार्ट सकर्स का वजन होना चाहिए 500 से 750 ग्राम। तो स्वार्ट सकर्स वजन का बहुत महत्व है। स्वार्ट सकर्स के लिए वजन का कितना होना चाहिए, तो 750 सकर्स के लिए 750 ग्राम या 500 से 750 ग्राम उसका वजन होना चाहिए। नवीन विधि की बात करें तो हम नवीन विधि में किसका उपयोग करते हैं, नवीन विधि में हम टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं। और टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है कि जिसमें रोग रहित पौधे प्राप्त किए जाते हैं। तो टिश्यू कल्चर के लिए हमारे सबसे बेस्ट वेराइटी या टिश्यू कल्चर के द्वारा डेवलप वेराइटी कौन सी है, तो ग्रांड नेमी या G9 को हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से प्राप्त किया है हमने। तो यह टिश्यू कल्चर के लिए सबसे अच्छी मेथड है। और इसकी क्लाइमेट के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त तापमान कौन सा है, तो 26.5 डिग्री इसकी क्लाइमेट बहुत अच्छी होती है। दोस्तों हम बनाना की डिजीज के बारे में बात करें तो कि बनाना में कौन कौन सी डिजीज लगती है, तो बनाना में पहले डिजीज लगती है पनामा विल्ट। पनामा विल्ट डिजीज होती है, यह एक कवक जनित बीमारी है, यानी कि यह फंगस से लगने वाली बीमारी है। और दोस्तों इसका कवक का साइंटिफिक नेम या इसका जूलॉजिकल नेम की बात करें तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूबेंस, यानी कि ये क्यूबेंस स्पीसीज की कवक होती है जो हमारे पनामा विल्ट पैदा करती है। पनामा विल्ट में क्या होता है कि पौधा होता है जो मुरझाकर सूख जाता है। और इसके रोगजनक की बात करें तो इसका रोगजनक होता है कवक, यानी कि इसको कौन प्रभावित करता है, तो यह कवक प्रभावित करती है। इसके कंट्रोल की बात करें तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसका कंट्रोल करने के लिए हम कवक है तो कवक जनित कवकनाशियों का प्रयोग करेंगे या हम इसमें चूने का प्रयोग करेंगे जिससे इसका कंट्रोल किया जा सकता है। और पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्मों का हम उपयोग करेंगे। पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है, तो हमारे कोवन और डॉर्क कैवेंडिश, ये हमारे पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्में हैं। अगले डिजीज की बात करें तो इसमें अगली डिजीज लगती है हमारे सिगाटोका या लीफ स्पॉट, ये भी एक कवक जनित बीमारी है। और इसका साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम की बात करें तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है माइक्रोस्पेरिला म्यूसिकोला। दोस्तों ये साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम बार बार लिख के या बार बार बोल के याद कर सकते हैं। इसका कोई उपाय नहीं है कि इसको रटा जा सकता है, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो इसको बार बार लिख के या रिवीजन करके इसको याद कीजिए। दोस्तों हम बनाना के इंसेक्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, तो बनाना में निम्न प्रकार के इंसेक्ट लगते हैं। तो बनाना में पहला इंसेक्ट लगता है राइजोम विविल, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस। इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है दोस्तों, कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस। अगले इंसेक्ट की बात करें तो इसमें लगता है बेरोइन निमेटोड। ये निमेटोड होता है, इसका जूलॉजिकल नेम होता है रेडोपोलस सिमिलिस। ये सभी इंसेक्ट दोस्तों बनाना की क्रॉप को इफेक्ट करते हैं। अगले रोग की बात करें तो इसमें अगला रोग लगता है मोरक्को रोग। ये मोरक्को रोग जीवाणु जनित होता है। साथ ही में अगले रोग की बात करें मोरक्कन रोग, तो मोरक्कन रोग भी, मोरक्को रोग और मोरक्कन रोग दोनों अलग अलग है दोस्तों। मोरक्को रोग होता है जीवाणु जनित होता है, मोरक्कन रोग होता है वायरस जनित होता है। यानी कि जीवाणु से होने वाले रोगों का तो हम निपटान कर सकते हैं, परंतु वायरस से होने वाले रोगों का निपटान नहीं कर सकते। दोस्तों ये सभी इंसेक्ट होते हैं जो हमारी फसल को खराब करते हैं। सर्वाधिक फसल को हमारे खराब वायरस जनित रोग करते हैं, क्योंकि इनका प्रबंधन आसानी से नहीं होता है, यानी कि प्रबंधन होना भी बहुत मुश्किल होता है इनका। और इनका हम प्रबंधन कर भी लेते हैं तब भी हमारी फसल खराब हो जाती है। दोस्तों हम बनाना की इंप्रूव्ड वेराइटीज की बात करें तो बनाना में कौन कौन सी इंप्रूव्ड वेराइटीज है, तो इनका हम देख लेते हैं। बनाना में जो इंप्रूव्ड वेराइटीज है ड्वार्फ कैवेंडिश। ड्वार्फ कैवेंडिश सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म है, 58% सर्वाधिक, यानी कि 100 में से 58% इसका उगाया जाता है। साथ ही में अगली किस्म की बात करें तो ड्वार्फ मैजेस्टी, नेपुअन, रस्तली, राजपुरी, राजापुरी, रोबस्टा, हिल बनाना। डिप्लॉयड किस्म की बात करें तो लेडी फिंगर एक डिप्लॉयड किस्म है। अगले कोअर किस्म की बात करें तो ये पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्में, हमने देखा था कि पनामा विल्ट रोग होता है तो उसके लिए प्रतिरोधी किस्में। कुनन की बात करें तो मिठाई बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही बेबी फूड बनाने के लिए इस वैरायटी का उपयोग किया जाता है। अगली किस्म की बात करें महेंद्रन,
तो सबसे मीठी किस्म यानी कि नेंद्रन किस्म का उपयोग सब्जी बनाने में और चिप्स बनाने में किया जाता है। यानी कि नेंद्रन किस्म का उपयोग हम सब्जी बनाने के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में बनाना की सब्जी भी बनाई जाती है। और चिप्स जो आप लेस वगैरह के चिप्स खाते हो, लेस कंपनी के, तो वो चिप्स बनाने के लिए नेंद्रन किस्म का उपयोग किया जाता है। अगली किस्म की बात करें कारपुरावली, तो ये सबसे मीठी किस्म है। इसका उपयोग सभी फूड इंडस्ट्री में किया जाता है क्योंकि सबसे मीठी होती है। तो पनामा मेल्ट प्रतिरोधी किस्म पूछे तो दोस्तों हमसे कौन सी है, तो पोवन है। और सबसे सर्वाधिक मीठी किस्म की बात करें तो कारपुरावली है। और नेंद्रन किस्म किसके लिए उपयोग की जाती है, तो सब्जी और चिप्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम बनाना के भंडारण की बात करें तो इसका भंडारण हम 13 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, यानी कि बनाना हमारे फूल आने के 5 माह बाद परिपक्व हो जाता है। इसकी तुड़ाई हम 3/4 कोणीय परिपक्वता पर करते हैं। दोस्तों इसको हम 13 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। इसकी परिपक्वता जहाँ 3/4 कोणीयता से करते हैं। पूर्ण परिपक्व गोल हरे तथा हरापन लिए हुए तथा इसके फलों को तुड़ाई करते हैं। इसकी पुवन, मोहनथन, रसकली और डॉल कैवेंडिश किस्में पौधरोपण के 11 से 12 महीने में पककर तैयार हो जाती है। इसकी तुड़ाई की बात करें तो अप्रैल सितंबर में इसकी तुड़ाई की जाती है। और दोस्तों इसमें हम इतनी यील्ड प्राप्त होती है, तो हमें एक हेक्टेयर से लगभग 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड प्राप्त होती है। दोस्तों ये कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम। पार्टेनोकार्पी या अधिशक जनन क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बिना निषेचन के जनन होना, यानी कि मादा और नर के बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाना पार्टेनोकार्पी या निषेक जनन कहलाता है। अपोमिक्सिस ऐसन जनन बात करें तो निषेचन के बिना भ्रूण या बीज का निर्माण होना, यह अपोमिक्सिस ऐसन जनन कहलाता है। दोस्तों एक बार इस यील्ड की बात कर ले तो यील्ड कितनी होती है, 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर होती है। यह टन 30 से 40 टन से कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, लेकिन यह अप्रोक्सीमेटली जो हमारे गवर्नमेंट डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग है। तो इसका भंडारण कितने डिग्री पर करते हैं, तो 13 डिग्री सेल्सियस इसका भंडारण 85-90 आर्द्रता पर करते हैं। तो दोस्तों केले में कुछ मुख्य क्रियाएं भी की जाती है। तो क्रिया कौन कौन सी की जाती है इसमें, तो इसमें प्रोपिंग की जाती है। तो इसमें प्रोपिंग का मतलब होता है कि केले के पौधे को सहारा देना, यानी कि केले का पौधा भारी हो जाता है तो उसको सहारा देने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको आपस में बांध देते हैं या लकड़ियों की सहायता से इनको बांध देते हैं। आपस में कैसे बांधते हैं, पत्तियों की सहायता से इसको आपस में बांध देते हैं, इसको प्रोपिंग बोला जाता है। डिसकरिंग क्या होता है, अवांछित सकर्स को हटाना डिसकरिंग कहलाता है। जो हमारे बनाना होता है, बनाना में सकर्स होते हैं जो जिनका उपयोग हमें नहीं करना होता है या अधिक उग जाते हैं, तो उन सकर्स को हटाने के लिए कि जो क्रिया की जाती है उसको डिसकरिंग बोला जाता है। डीनेवलिंग क्या होता है, तो डीनेवलिंग होता है, नोबल का मतलब होता है कि नर पुष्प को हटाना डीनेवलिंग कहलाता है। और मेटोकिंग क्या होता है दोस्तों, मेटोकिंग केले में तुड़ाई, केले में फलों की तुड़ाई के बाद तने को भूमि की 1.6 मीटर की ऊंचाई से काटना ताकि उस गुणवत्तायुक्त सकस प्राप्त हो सके। तो मेटोकिंग क्रिया किस लिए की जाती है, तो मेटोकिंग क्रिया उच्च गुणवत्तायुक्त सकस प्राप्त करने के लिए की जाती है। और यह कितनी ऊंचाई पर की जाती है, तो 1.6 मीटर ऊंचाई पर की जाती है। तो दोस्तों ये मुख्य क्रियाएं की जाती है, प्रोपिंग, डीसकरिंग, डीनेवलिंग और मेटोकिंग। और साथ ही दोस्तों अगर हम इसमें प्रोपिंग की बात करें तो इसमें प्रोपिंग भी की जाती है। प्रोपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, लेकिन एक बार मैं और बता देता हूँ कि रैपिंग क्या होती है। रैपिंग होता है फलों को ढकना। रैपिंग क्या होता है, फलों को ढकना होता है। ये किस लिए किया जाता है, क्योंकि यह फलों को इसलिए ढका जाता है क्योंकि जो हमारे कीट होते हैं वह इसको खराब कर देते हैं, या अन्य कीट होते हैं इसका रस चूस लेते हैं जिससे हमारे फल खराब हो जाते हैं। तो इसलिए रेपिंग की जाती है, यानी उनको ढका जाता है। और अर्थिंग अप की बात करें, अर्थिंग अप क्यों किया जाता है, तो अर्थिंग अप आपको पता होगा दोस्तों, अर्थिंग अप किस लिए किया जाता है। अर्थिंग अप किया जाता है, अर्थिंग अप क्रिया किसमें की जाती है, पहले तो ये जान लेते हैं हम कि अर्थिंग क्रिया किसमें की जाती है। तो अर्थिंग अप क्रिया बनाना में की जाती है। बनाना में क्यों की जाती है, क्योंकि जो हमारा बनाना होता है भारी हो जाता है तो उसको ढकने के लिए मिट्टी से ढकना, अर्थिंग अप होता है मिट्टी चढ़ाना या मिट्टी से ढकना, मिट्टी से ढकना। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो हमारी जड़ें होती है वह दिखने लग जाती है, तो उस
जड़ को नहीं दिखे, इसलिए उसमें अर्थिंग अप की जाती है, यानी कि मिट्टी चढ़ाई जाती है। और केले में कौन सा आवश्यक पोषक तत्व पाया जाता है? तो केले में आवश्यक पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? तो इसमें पोटेशियम देने की हमें आवश्यकता होती है। आवश्यक पोषक तत्व कौन सा देना पड़ता है? इसमें हमें पोटेशियम देने की आवश्यकता होती है दोस्तों। और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, ये लगभग 27% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और इसमें हमें कौन सा पोषक तत्व अधिक देने की आवश्यकता होती है? तो इसमें पोटेशियम देने की हमें अधिक आवश्यकता होती है। रेपिंग इसलिए की जाती है, फलों को ढकने के लिए रेपिंग की क्रिया की जाती है। रेपिंग क्रिया क्यों की जाती है? क्योंकि फलों को खराब होने से बचाने के लिए रेपिंग की क्रिया की जाती है। तो दोस्तों ये हमारे बनाना में मुख्य मुख्य क्रियाएं थी जो हमने आज पढ़ी।